जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस या कह लीजिए स्विक्स उसकी दूसरी बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति को आज हम शुरू कर रहे हैं और वो भी उसके पहले चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से। अगले 3 चैप्टर के अंदर हम आज़ाद भारत के अंदर राष्ट्र निर्माण के लिए किस प्रकार की चुनौतियां आई उनको हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम हमारे हिंदुस्तान के विभाजन को थोड़ा सा सरसरी नज़र से समझ लेते हैं और टॉपिक की शुरुआत करना चाहूँगा फैज़ अहमद की 2 पंक्तियों से। ये मेला सा उजाला, ये मेला सा उजाला, ये रात की आहत सुबह, जिसका इंतज़ार था हमें, ये वो सुबह तो नहीं, ये वो सुबह तो नहीं। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं 2 राष्ट्र का जन्म हुआ था, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है और 15 अगस्त को भारत का जन्म होता है। ये जो विभाजन का रीजन था वो था मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्र थ्योरी, यानी 2 राष्ट्र सिद्धांत, जो कि मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था। मुस्लिम लीग का मानना था कि जो हिंदुस्तान है वो 2 कौमों का देश है, 2 कौम यानी हिंदुओं का और मुसलमानों का देश है। और उन्होंने, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की और वो पाकिस्तान भी, हम मुसलमानों को एक अलग देश बना दिया जाए, पाकिस्तान बना दिया जाए। हालांकि कांग्रेस ने इसका खूब विरोध किया लेकिन इसकी भी नहीं चली और लास्ट के अंदर कांग्रेस को भी ये मानना पड़ा भाई अब कोई इलाज नहीं है, अब ये मुस्लिम लीग जैसा चाह रहा है वैसा करना ही पड़ेगा। कोई भी खुश तो नहीं था इस विभाजन से, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं था क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। वो यही चाहते थे, हम तो जाएंगे, जाते जाते इनको भी आपस में लड़ा ही देते हैं, और वो उसमें कामयाब भी हो गए। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर 2 राष्ट्र बनाने की बात है वो कबूल कर ली जाती है और विभाजन का आधार जो रखा गया वो था धार्मिक बहुसंख्यता। इसका मतलब है कि जिस इलाके में मुसलमान अधिक संख्या में हैं वो पाकिस्तान में शामिल कर दिए जाएं और बाकी जो हिस्सा है वो भारत के अंदर रह जाए। बड़ा आसान सा लगता है भी, ठीक है, जहां मुसलमान है वो पाकिस्तान में चला जाएगा और बाकी हिंदुस्तान यानी भारत है वो बच जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ये विभाजन की जो प्रक्रियाएं अपनाई गई इससे हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आई। आपको अच्छे से समझते हो इस चीज को भी, इस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां केवल मुसलमान रहते हो, या कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां केवल हिंदू रहते हो। सभी पूरे इलाके के अंदर बिखरे हुए थे, अलग अलग जगह, और बड़े ही भाईचारे से और मेल मिलाप के साथ रहते थे। और देश की लड़ाई भी तो मिलकर ही लड़ी है, हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी, और बाकी जो भी जाति धर्म के थे, सब चीजों को भुलाकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने देश को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए सबने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जब आजादी की बात आई तो फिर एक नई समस्या जो खड़ी हो गई उसी को हम यहां पर पढ़ रहे हैं। फिर देखा गया भी जनसंख्या के आधार पर जहां मुसलमान ज्यादा है, जिस इलाके में मुसलमान ज्यादा है उस इलाके को पाकिस्तान बना दिया जाए। तो ऐसा इलाका था, एक तो पश्चिमी क्षेत्र ये जो इलाका, और दूसरा था ये पूर्वी इलाका। ये जो इलाके थे यहाँ पर मुसलमानों की जो संख्या थी वो अधिक थी और कह दिया गया भी इन्हें पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाए। लेकिन फिर ये भी देखा गया भी इन दोनों इलाकों को, जमीन को तो आपस में कोई खींचतान करके आपस में मिलाया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब पश्चिमी पाकिस्तान और इधर ये पूर्वी पाकिस्तान, दोनों मिलकर पाकिस्तान कहलाएंगे। और अंग्रेज जाते जाते भारत के दोनों तरफ अपने 2, एक तरीके से एक ही राष्ट्र लेकिन 2 अलग अलग जगह है वो बनाकर चले गए। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे पहले वाली भी। जनसंख्या के आधार पर 2 इलाके मुस्लिम बहुसंख्यक थे, पूर्वी इलाका और पश्चिमी इलाका, जिन्हें जोड़ना बहुत ही असंभव था, नामुमकिन था।
दूसरी समस्या ये थी कि सभी मुसलमान हैं वो पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं था। ये नहीं था भी हाँ मुस्लिम लीग ने कह दिया और सभी मुस्लिम है वो पाकिस्तान जाने को इच्छुक है, ऐसा नहीं है। इनमें सबसे बड़ा नाम आता है, अगर एक उदाहरण के रूप में देखें, वो है हमारे सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया, लास्ट टाइम तक विरोध करते रहे भी ये गलत हो रहा है, हमें एक राष्ट्र के रूप में रहना चाहिए, लेकिन उनकी बातों को भी अनसुना कर दिया और इनका जो जन्म स्थान वाला इलाका था वो भी पाकिस्तान के अंदर शामिल कर दिया गया। इसी तरीके से पंजाब और बंगाल की जो बात आई, पंजाब और बंगाल का विभाजन है वो किस प्रकार से हो, ये जो यहाँ पंजाब वाला इलाका था और ये यहाँ बंगाल का जो इलाका था, पंजाब और बंगाल के अंदर मुसलमानों के साथ साथ ऐसा भी इलाका था जहां पर गैर मुस्लिम जो लोग हैं, हिंदू है, सिख है, वो बहुतायत के रूप में थे। फिर बात आई तो इनका बंटवारा कैसे करें, फिर इसमें भी ये डिसीजन हो गया कि जिस जिले में या किसी तालुके के अंदर मुस्लिम ज्यादा है उस इलाके को पाकिस्तान में मिला दिया जाए। तो इस तरीके से पंजाब का भी बंटवारा हो गया, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, और बंगाल का भी बंटवारा हो गया, आधा भारत में रह गया जो पश्चिम बंगाल कहलाया और आधा उधर पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी बंगाल के रूप में वहां पर चला गया। और यही हमारी सबसे बड़ी त्रासदी थी, यहीं पर लड़ाई दंगे हैं वो शुरुआत में यहीं से भड़के थे, क्योंकि हिंदू है जहां भी मुस्लिम मिल रहे थे उनको मार रहे थे और मुस्लिमों को जहां भी हिंदू मिल रहे थे वो उनको मार रहे थे। ये सबसे बड़ा त्रासदी का काम था पंजाब और बंगाल का विभाजन। और इसके साथ साथ एक समस्या और थी, वो थी अल्पसंख्यकों की समस्या। भी जिन इलाकों को पाकिस्तान में मिलाया जा रहा है, ये बात कहकर भी ये इलाका है भी मुसलमान यहाँ पर ज्यादा रहते हैं, फिर बात ये भी मुसलमान ज्यादा रहते हैं, यूं तो है नहीं भी सारे ही मुसलमान हैं वहां, तो फिर जो अल्पसंख्यक जो जातियां हैं, जो धर्म के जो लोग हैं, वो कहां जाए? तो उन्हें कहा गया आप अपनी जगह छोड़कर है वो अलग दूसरी जगह जा सकते हो। कितना मुश्किल रहा होगा, सोच के देखिएगा भी आप जहां पर अपने देश के अंदर अपनी मिट्टी से प्रेम करते हुए जहां पर रह रहे हो, जो आपका घर है, परिवार जहां रहता है, और अचानक आपको कह दिया जाए भी यहां से निकल जाओ, यानी अपने ही देश में विदेशी बनकर रह गए वो अल्पसंख्यक जो लोग थे, उनके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा भी इनको क्या किया जाए। तो उन्हें आगे जाके शरणार्थी के रूप में जीवन है वो निकालना पड़ा बहुत ही लंबे टाइम तक। तो देखिए हमने विभाजन के प्रोसेस को अपना लिया, मुस्लिम लीग के आगे नतमस्तक हो गए और कोई इलाज नहीं था उस टाइम। तो कितनी समस्याएं हैं वो हमारे सामने मुंह अबाए खड़ी थी, लेकिन फिर भी कोई इलाज नहीं था। अब चलिए आगे हम इसी चीज को आगे और बढ़ाते हैं और इस विभाजन के कारण कौन से रिजल्ट आए, क्या परिणाम हमने भुगता, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो यहां से पहले ले लीजिए, फिर हम आगे इसके परिणाम को समझते हैं। चलिए अब समझते हैं विभाजन के परिणाम हमें क्या भुगतने पड़े। देखिएगा, जब भारत और पाकिस्तान दो नए देश बनने की बात आई तो 14-15 अगस्त तक भी लोगों को ये पता नहीं था भी वो भारत में हैं या पाकिस्तान में, भी किसके साथ जाना है, कैसे क्या क्या सिस्टम रहा, कोई प्लानिंग नहीं थी। तो इस प्रकार से धर्म के आधार पर यह बंटवारा हुआ, जिससे अचानक ही स्थानांतरण हुआ, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने को मजबूर होना पड़ा। और धर्म के आधार पर होने के कारण उनमें सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो भड़क गए। हिंदुओं के इलाकों में मुसलमानों ने जाना बंद कर दिया और मुसलमानों के इलाकों में हिंदुओं ने जाना मना कर दिया, क्योंकि बहुत बुरी तरह से मारकाट है वो चल रही थी और लोगों को अपने घर छोड़कर शरणार्थी शिविरों में जगह लेनी पड़ी। यानी जिनका अपना सब कुछ था, मकान था, जमीन थी, सब कुछ था, वो छोड़कर शरणार्थियों की तरह रहने को मजबूर हो रहे थे। और बंटवारे से क्या हुआ, संपत्ति का भी बंटवारा हुआ। संपत्ति का बंटवारा यानी सिर्फ
मोटी मोटी चीज ही नहीं, यहां तक कि टेबल कुर्सी, छोटी छोटी जो चीजें हैं, कर्मचारियों का बंटवारा तक हो गया था और इससे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी हुआ। कई क्या हुआ, जैसे उद्योग धंधे हैं वो भारत में रह गए, कच्चे माल वाला जो इलाका था वो पाकिस्तान में चला गया, या पाकिस्तान के अंदर उद्योग धंधे रह गए, कुछ उद्योगों के वहां पर फैक्ट्रियां वहां रह गई, और कच्चा माल जहां बनता था वो इलाका है, वो जहां मिलता था वो इलाका भारत के अंदर रह गया। तो दोनों देशों को आर्थिक नुकसान भी है वो बहुत उठाना पड़ा। और महिलाओं के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, अत्याचार हुआ। कई लोगों ने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटियों बहुओं को खुद ही मार दिया, और जो बच गई उनके साथ रेप किया गया, उनके साथ हिंसा की गई, मारा काटा गया, जबरन उनसे शादियां की गई और दूसरे का धर्म अपनाने को मजबूर होना पड़ा। महिलाओं के साथ तो और भी ज्यादा अत्याचार हुए, और कहा जाता है भी लगभग 80 लाख लोग हैं वो बेघर हो गए, शरणार्थियों के रूप में रहने को मजबूर हो गए, और 5 से 10 लाख लोग हैं वो इस विभाजन की त्रासदी के अंदर मारे गए। तो सोच के देखिएगा, जब हम थोड़ा सा सोचते हैं तब भी कितना बुरा लगता है। आप अपने परिवार के अंदर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो आप उनसे पूछिएगा, जरूर पूछिएगा भी विभाजन के दौरान देश के अंदर क्या क्या हुआ, तो वो आपको और सटीक जानकारियां भी देंगे भी रियल में क्या परिस्थितियां हैं वो उस टाइम हमारे भारत की हो गई थी। अब बात आती है भी जब हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। दुख इस बात का था भी देश का बंटवारा हुआ, खुशी इस बात की थी भी अंग्रेजों की गुलामी से हमारा पिंड छूट गया। तो लोग जश्न भी मना रहे थे आज़ादी का, लेकिन उस टाइम आज़ादी के जश्न में हमारे महात्मा गांधी जी है वो शामिल नहीं थे, क्योंकि उस टाइम जो देश के अंदर जो हिंसा हो रही थी, जो अत्याचार हो रहे थे, उनसे वो बहुत दुखी थे। और उस टाइम वो कलकत्ता में थे, कलकत्ता जिसे आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कोलकाता में हिंसा रोकने के लिए वो लोगों से अपील कर रहे थे, और हिंसा रोकने के लिए वहां पर उन्होंने उपवास भी रखा। आपको पता है उनका अहिंसा का भी, हिंसा नहीं करनी है और उपवास रखना है, ये उनके सबसे बड़े जो हथियार थे उनका इस्तेमाल किया उन्होंने, भी उपवास रखा। इसका असर ये हुआ भी लोगों ने थोड़ी सी जो हिंसा है उसको कंट्रोल करना शुरू किया। उसके बाद वो दिल्ली आ गए 1948 में, वहां पर भी उन्होंने उपवास रखा, जिससे ये फायदा हुआ भी हिंसा और तनाव में कुछ कमी आई। और उपवास रखने का एक कारण और भी था भी जब देश का विभाजन हुआ था तो उस टाइम ये तय हुआ था भी कुछ जो आर्थिक जो सहयोग है राशि के रूप में, नगद राशि के रूप में भारत है वो पाकिस्तान को देगा। लेकिन जब जैसे हिंसा भड़क रही थी तो कोई भी ये नहीं चाहता था भी हम अपने ही दुश्मन को, भी हमारे ही जो भाई थे अब हमारे दुश्मन बन गए हैं, उनको हम आर्थिक मदद करके और प्रॉब्लम है वो क्रिएट करें। लेकिन गांधी जी तो चाहते थे भी नहीं, जो हमने वादा किया है उसको निभाना पड़ेगा, ये काहे का वादा। तो इन बातों से दुखी थे। और उनमें नथुराम गोडसे जो कि एक राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित थे, उन्होंने कहा ये क्या तरीका हुआ गांधी जी, आप एक तो ये कह रहे हो भी उनको पैसे दे दो, साथ में आप हिंदुओं को ही रोक रहे हो भी मुसलमानों को मत मारो, लेकिन आप इस बात का विरोध क्यों नहीं कर रहे भी मुसलमान है वो हिंदुओं को भी तो मार रहे हैं, भी ये तो बदला है भैया, वो अगर हमारे भाई बहनों परिवार वालों को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम भी पहुंचाएंगे। तो उनके इस प्रकार के रवैये से गांधी जी के तो काफी विरोध भी था। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने जब गांधी जी प्रार्थना स्थल के लिए जा रहे थे तो उनको 3 गोली मारी और वो वहीं पर शहीद हो गए। तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न है भी गांधी जी शहीद कब हुए, 30 जनवरी 1948 को किसने गोली मारी, नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारी। जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम गांधी जी कहाँ थे, तो उस टाइम वो कोलकाता के अंदर थे, कलकत्ता के अंदर थे। तो ये था आज की अपनी वो क्लास जिसमें हमने भारत विभाजन के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी प्राप्त की, द्विराष्ट्र सिद्धांत को समझा, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उनको हमने अच्छे से क्लियर किया है। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे लाभान्वित हुए होंगे। और एक चीज़ कमेंट बॉक्स में आपको एक प्रश्न का जवाब देना है, वो ये है भी हमने यहाँ 2 पार्टियों की बात की, 2 संगठनों की बात की, एक था मुस्लिम लीग और दूसरा
कांग्रेस। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है भी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और कांग्रेस की स्थापना है वो कब हुई, ताकि मुझे पता चले भी आप कितना एक्टिव हो। चलिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिर मिलेंगे, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।